नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको शुरू कर दीजिए। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इकट्ठा मत होने दीजिए। जब कोई चीज़ इकट्ठा हो जाती है तो भार हो जाती है। पार्ट पार्ट में करके उसको तैयार करते रहिए। साप्ताहिक करंट अफेयर के अंतर्गत 2 सप्ताह का करंट अफेयर हम जनवरी महीने में देख चुके हैं। तीसरे सप्ताह का यानी कि 17 तारीख से 24 तारीख के लगभग का जनवरी का करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अंत में एक सप्ताह का और बचेगा, तो चौथे एपिसोड के अंतर्गत उसको हम कर लेंगे। इस करंट अफेयर के अंतर्गत जो बातें हम कर रहे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसमें ऐसी कोई भी बात हम नहीं कर रहे हैं जो फालतू हो, अनर्गल हो। कोशिश रहेगी कि उससे रिलेटेड समस्त बिंदुओं को यहाँ पर समाहित करें, तो व्याख्या भी सही से सुनिएगा। तो अभी तक का जो डिस्कशन था उस डिस्कशन के अंतर्गत हमने 108 प्रश्न देख लिए थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न। 13 जनवरी तक किन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया। पुरानी पेंशन योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो वहां पर वादा किया गया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस ने कहा था, तो हम पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट बनी, वहां के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, बहाल कर दिया 13 जनवरी को पुरानी पेंशन स्कीम को। लेकिन इसके पहले अगर हम ध्यान दें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस शासित हैं, और पंजाब जहां पे आप का शासन है। तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पहले कर चुके हैं। चौथा स्टेट था ये हिमाचल प्रदेश, जिसने पुरानी पेंशन योजना को यहाँ पर बहाल कर दिया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये राज्य हो जाएंगे। बिहार अभी नहीं बहाल किया है, आगे क्या इसकी रणनीति होगी। 13 जनवरी तक का ये अपडेट है। इसके बाद में अगर कुछ अपडेशन होता है तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 75वां सेना दिवस समारोह बंगलुरु में आयोजित किया गया। पहली बार था जब यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया गया। के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को ये जो सेना दिवस है, ये हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करता है। उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपने जान पे खेल के हमारे देश की, हमारी रक्षा की। 15 जनवरी 1949 की बात है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर ने पदभार ग्रहण किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, तो भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पहली जो नियुक्ति हुई थी वो के एम करियप्पा की ही हुई थी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा तो ये सही हो गया। अभी तक 74 बार जब ये बनाया गया है तो इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत ही बनाया गया है, दिल्ली के पास में ही बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार बेंगलोर में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 2022 तक भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन से हैं। भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार पर अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पाया गया कि 2022 में ये उच्चतम द्विपक्षीय व्यापार भारत और चीन के बीच में रहा है। 2022 में चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो पहली बार 100 अरब डॉलर पार कर गया। और 100 अरब डॉलर का मतलब ये हुआ कि अभी तक इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ था, इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था। और ये घाटा जो है वो चीन के पक्ष में है। भारत ज्यादातर आयात करता है, निर्यात बहुत कम करता है चीन को। चीन को भारत का जो निर्यात है वो 28.1 अरब है, और अरब था, और वो घटकर आ गया 17.48 अरब। बाकी निर्यात घटा है, आयात बढ़ गया है। भारत के साथ अगर हम देखें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन से हैं, तो सबसे बड़ा जो देश है व्यापारिक भागीदारी में वो है यूएसए। यूएसए के बाद में सेकंड स्थान पे चीन आता है, और चीन के बाद में थर्ड पे आता है यूएई। 2022 तक यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद चीन और यूएई का स्थान है। ये तीनों स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चीन है, चीन से भारत के प्रमुख आयातों में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल सामग्री होती है, एपीआई, जो वहां से आती है। बाद में यहाँ पे दवा निर्माण कंपनियां उसका प्रयोग करती है, वहां से थोक भाव में ये आ जाती है। मशीनरी होती है, रसायन होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो होते हैं। चिकित्सा आपूर्ति बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से करते हैं। ऑटो पार्ट्स भी आते हैं। मोबाइल के क्षेत्र में भी पहले जो स्मार्टफोन है उनके क्षेत्र में भी पहले हम उन्हीं पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत में यूनिट्स लगातार लग रही है। अभी एप्पल ने सबसे ज्यादा निर्यात का यहाँ से एक टारगेट पूरा किया है, और सबसे ज्यादा मतलब अगर धन की बात करें, क्योंकि एप्पल के जो फोन है, आईफोन है, वो महंगे होते हैं,
तो कम संख्या में सोल्ड आउट होने के बावजूद भी उनका जो राजस्व है वो ज़्यादा आ जाता है। तो एप्पल, अभी न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा 1-2 दिन पहले, तो यहाँ पर यूनिट्स लगी हैं। तो चाइना से जो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद में जो आयात होता था वो चीज़ तो कम हुई है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एक रामसर स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अधिकतर आप जब पेपर उठाएंगे तो राष्ट्रीय उद्यानों में एक ना एक प्रश्न जब बनाए जाते हैं उनसे, तो भितरकनिका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला एक टॉपिक रहा है। तो भितरकनिका 1793 एस्टुरीन मगरमच्छ के लिए अभी चर्चा में आया था। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एक रामसर स्थल है, ये बात बिल्कुल सही है। और मगरमच्छ आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजाति की रेड सूची में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 1975 की बात है, भितरकनिका के अंदर दंगमाला स्थान पड़ता है, वहां पर मगरमच्छ प्रजनन और पालन परियोजना स्टार्ट की थी। कब? 1975 में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 19 अगस्त 2002 को रामसर स्थल बना था। रामसर स्थल है और ये बना कब था? 2002 में रामसर स्थल के रूप में इसको दर्जा दिया गया था, उसमें शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक स्थान पड़ता है उड़ीसा के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है केंद्रपाड़ा। तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये एक स्थान है, वहां पर ये पड़ता है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार भाविन रबारी ने जीता है। नाम क्या है इनका? भाविन रबारी। उन्होंने किस फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका निभाई है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी ये पुरस्कार है। और एक फिल्म अभी बहुत चर्चा में रही है, गुजराती फिल्म है छेल्लो सो। तो छेल्लो सो में भाविन रबारी ने जो है बाल कलाकार की भूमिका निभाई है, उसमें ये बाल कलाकार के तौर पर इन्होंने काम किया है। रबारी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 27वें सैटेलाइट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बैक थ्रू प्रदर्शन श्रेणी में ये पुरस्कार जो आईपीए पुरस्कार है ये जीते हैं। तो और बाकी याद नहीं रखना है, लेकिन भाविन रबारी किस फिल्म में अदाकारी के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो छेलो सो, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नालंदा महाविहार गया जिले में स्थित एक विश्व विरासत स्थल है। दूसरा है कि गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। अब आप बताइए, दोनों स्टेटमेंट में से आप चेक करिए कौन से सही है। जहां तक नालंदा महाविहार की स्थापना की बात है तो इसको गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा तो यहाँ पर सही है। नालंदा बिहार जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये नालंदा जिला ही है जहां पर स्थित है, ये गया जिला नहीं है। ये कौन सा जिला है? नालंदा जिला है। तो आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट में से दूसरा तो सही है, लेकिन पहला यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा सही है और पहला गलत है, इस तरीके से ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए पे दिया हुआ है। सॉरी, आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये पीसीएस अब क्या कर रहा है, यूपीएससी ये ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दे रहा है। तो आदतवश होता क्या है, केवल एक ए पे, केवल 2 बी पे, दोनों सही है सी पे और दोनों गलत है ये डी पे रहता है। लेकिन ये सीक्वेंस चेंज करने लगा है। तो आपके सेट में क्या है उस हिसाब से आप इसको आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। और पत्थरों को तराश कर यहाँ पे बनाए गए स्तूप है, उसमें बुद्ध की आकृतियां आपको मिल जाएंगी। गोलार्ध संरचना है स्तूपों की, बुद्ध की समाधि स्थल के प्रतीक के तौर पर इनको जाना जाता है। और बाकी जो है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में एक ये जाना जाता था। और 5वीं शताब्दी में इसको गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम भी याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना कराई थी, इसको स्थापित किया था। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां से किया है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह स्थान पड़ता है यूपी में। यूपी में बस्ती जो है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, तो बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है, वर्चुअली किया है, लेकिन बस्ती जिले से ये सी ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा, ये किया गया है।
18 जनवरी से ये शुरू हुआ और 28 से जनवरी तक, 18 से 28 जनवरी तक इसको चलना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता कहां पर संपन्न हुई है? ये भारत में नहीं संपन्न हुई है, ये याद रखना है, ये सियोल में संपन्न हुई है। बुसान और सियोल ये दोनों दक्षिण कोरिया के शहर हैं, मुंबई और नई दिल्ली तो भारत के शहर है ही है। तो सियोल जो है, सियोल वहां की राजधानी है, वहीं पर इसको संपन्न किया गया है। पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता है 17 जनवरी 2023 में ये आयोजित की गई। किसके किसके बीच में? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2023 के अनुसार 2022 में ये रुझान जो जारी किया गया है ये 2023 का है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो 2022 के हैं। तो 2022 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी दर है वो 47.4% थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको जारी क्योंकि किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक को किसने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको किसने जारी किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर आपने इसमें गलत कर दिया तो इसको, ये देखिए ऐसे प्रश्न जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है इसको आप गलत करेंगे तो ज्यादातर पास होने वाले लोगों का ये सही होता है। तो जो प्रश्न नॉर्मल है, जो सबके सही होते हैं, वो अगर आपने गलत कर दिया तो समस्या हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को गलत मत किया कीजिए, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि महिलाओं की श्रम बल जो भागीदारी दर है 2022 में वो 47.4% है और पुरुषों की जो है वो 72.3% है। यहाँ पर जो ये ए ऑप्शन में दी है ये मेल की दी हुई है। मेल की कितनी दी हुई है? ये 72.3% है और फीमेल्स की 47.4% है। इसरो ने अपने शुक्रयान फर्स्ट मिशन को किस वर्ष तक टालने की योजना बनाई है? तो इसरो इसको टाल रहा है एक लंबे समय तक। कारण इसका यह है कि शुक्रयान मिशन है, तो शुक्रयान मिशन 2012 में शुरू हुआ था, 2012 से ये चल रहा है, लेकिन इसको टालने का कारण क्या है? 2031 में शुक्र ग्रह मिशन भेजने की ये बात कर रहे हैं। उसमें बात ये आ रही है कि शुक्रयान जब वहां पे भेजा जाए तो वहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है, एक आर्बिटर मिशन होगा और इसमें उच्च रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपार्चर राडार और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार लगाया जाएगा और ये शुक्र की भूगर्भीय और ज्वालामुखी गतिविधि, हवा की गति, इन सब का अध्ययन करने जा रहा है। तो 2026, 2028 इसमें भी इसरो के पास ये बैकअप लॉन्च तारीखें हैं, लेकिन 31 इसको इसलिए लेके गया है वो क्योंकि वो विश्व के अन्य देश भी जिनको जिनको भेजना है मिशन इसी डेट को लेके चल रहे हैं, 2031 लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस समय इसकी जो पोजीशनिंग होगी शुक्र की वो अनुकूल होगी, तभी वहां पहुंचा ही जा सकता है सही तरीके से, कम समस्याएं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रहमान अब्दुल मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने, अब्दुल रहमान मक्की, वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है और इसका संबंध किस देश से है? अब जब आतंकवाद की बात आती है तो सीधा एक ही देश हम सोचते हैं, पाकिस्तान, और आप सही भी सोच रहे हैं, पाकिस्तान से इसका संबंध है। अब्दुल रहमान मक्की संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। चीन पहले इस पर रोक लगा चुका था, इसी कारण से मक्की को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं हो पा रहा था क्योंकि चीन ने अपना रोक लगा के रखा था। तो चीन ने जैसे ही रोक हटाया है तो पिछले साल चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को रोक दिया था, जैसे उसने हटाया तो अब वो सूचीबद्ध कर दिया गया है, ठीक है। और 15 मई 2019 को मक्की को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और पाकिस्तान की जो अदालत थी मक्की को आतंकवाद के वित्त पोषण का दोषी ठहराकर उसने फैसला भी सुनाया था और जेल भेज दिया था इसको, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आतंकवादी घोषित हो चुका है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की टोटल लंबाई कितनी है? इसमें दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जून 2023 से प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए तैयार कर दी गई है। 2023 में ये डीजल आपूर्ति करना शुरू कर देगी, जून 2023 में। तो ये जो डीजल आपूर्ति होगी ये 131.5 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, उससे होगी। इसमें 126.5 किलोमीटर जो है
ये भारत में इसकी लंबाई है कि बांग्लादेश में, ज़्यादा किस में है, और 5 किलोमीटर की लंबाई किस देश में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई मात्र भारत में, मात्र 5 किलोमीटर, और 126.5 किलोमीटर की लंबाई इसकी कहाँ पे है, बांग्लादेश में, और टोटल है 131.5 किलोमीटर। कभी भी पूछा जाए तो नॉर्मली हम कहेंगे भारत में ज़्यादा होगी, नहीं, भारत में ज़्यादा नहीं है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सुपर मॉलिक्यूलर फिलामेंट कहे जाने वाले अणुओं की पतली धागे जैसी किस्में बनाई हैं? तो ये बनाने में सफल हुए हैं जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के शोधकर्ता। और सुपर मॉलिक्यूलर फिलामेंट्स की पतली धागे जैसी किस्में इन्होंने बना ली हैं। और ये सार्स कोव 2 वायरस जो है, इसको फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकने के लिए नाक में छिड़कने के लिए इनको प्रयुक्त किया जाएगा। नाक में अगर इनको छिड़क दिया जाएगा तो ये डिफ्यूज हो जाएगा, जो भी कोविड-19 का वायरस है वो अंदर नहीं जा पाएगा, और वहाँ पर एक लेयर ऐसी बन जाएगी, वो प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये जो पतली धागे जैसी किस्में बनाई हैं, ये जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका ने बनाई है, और इसका संबंध कहीं ना कहीं कोविड-19 से है, उसके वायरस से है। भाई अभी भी बीच बीच में सुनाई देने लगता है। अभ्यास वरुण किसके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? कौन से देशों के बीच में इसको किया जाता है? अभी क्या हुआ है, 21वां संस्करण इसका समुद्री तट पर ही, पश्चिमी समुद्री तट पर संपन्न हुआ है, भारत में संपन्न हुआ है। 20 जनवरी 2023 तक इसको आयोजित किया गया है, 20 जनवरी को ये समाप्त हुआ। और ये भारत और फ्रांस की जो सेनाएं हैं, नौसैनिक अभ्यास है, तो नौसेनाएं इसमें भाग लेती है, भारत और फ्रांस की, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वरुण भारत और फ्रांस के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है अगर कहा जाए, ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो ठीक है। 1993 से ये शुरू हुआ था, और अभी इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये पहले इसका ऐसे कहा जाता था, ये द्विपक्षीय अभ्यास दो नौसेनाओं के बीच में। 2001 से इसका नाम वरुण कर दिया गया था, 2001 से इसका नाम वरुण रखा गया था। पढ़ो प्रदेश योजना के संबंध में सही कथन आपको बताना है। पढ़ो प्रदेश योजना, पहला स्टेटमेंट है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है, और दूसरा है योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के सभी वर्गों के छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना था। पढ़ो प्रदेश योजना अभी बंद होने जा रही है, और 2022-23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना जो है इसको बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसमें केनरा जो बैंक था वो नोडल बैंक था, तो अब वो कार्यमुक्त हो जाएगा, तो बंद करने का निर्णय लिया गया है, ये सही है। और दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के सभी वर्गों के छात्रों को। अब यहाँ पर देखिए, इसको लाभार्थी इसके कौन थे, अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों के छात्र नहीं थे, यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर थे तो उनको ब्याज सब्सिडी देने की बात हो रही थी। आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र थे, इतनी छोटी छोटी गलतियां, आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनको ब्याज सब्सिडी देने की बात इसमें की गई थी। तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉपलर राडार नेटवर्क प्रणाली से संबंधित सत्य कथन पहचानिए। यह एक ऐसी प्रणाली है जो स्थिर वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने के लिए राडार तकनीक का उपयोग करती है। डॉपलर राडार नेटवर्क प्रणाली, बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक लगभग हम 660 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेंगे। वहाँ की कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों की स्थापना हम कर लेंगे, और 2023 में 3100 ब्लॉकों को, 2025 में लगभग 7000 ब्लॉकों को कवर करके वहां तक कवरेज बढ़ाने में सफलता हम हासिल कर लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का लक्ष्य है, ठीक है। डॉपलर जो नेटवर्क है, इसको इसका नाम जो है वो क्रिश्चियन डॉपलर के नाम पर रखा गया है। डॉपलर प्रभाव की अवधारणा क्रिश्चियन डॉपलर ने दी थी। डॉपलर राडार नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जो करती क्या है, स्थिर वस्तुओं की नहीं, ये जो गतिमान वस्तुएं होती हैं जिसमें मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी वाली वस्तुओं, गतिमान वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने के लिए राडार तकनीक का उपयोग करती है। तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 14 जनवरी 2023 को हैदराबाद के 8वें और अंतिम निजाम मीर बरकत अली खान का निधन किस स्थान पर हुआ, कहाँ पर रहते थे?
हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, नाम था इनका मीर बरकत अली खान, मर गए। 8वें निजाम थे, अगर क्रम देखा जाए तो ये एर्थ निजाम थे। और 14 जनवरी 2023 को तुर्की का इस्तांबुल इस्तांबुल में इनका निधन हो गया। यहाँ नहीं रहते थे वो, तुर्की चले गए थे, वहाँ रहते थे, है ना। और उनका जन्म 6 अक्टूबर 1993 को मीर उस्मान अली खान के पहले बेटे 93 में हुआ था। इनका मीर हिमायत अली खान के घर हुआ था। और ये उसके बाद में मतलब बहुत कम ही उम्र थी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाकी ये सब 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में जब विलय कर दिया गया था, उसके बाद ये लोग कार्यमुक्त हो गए थे कि जाओ भाई अब निजामगिरी दिखाओ। पहले तो बदमाशी दिखाए थे, बाद में अब कहा गया ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा जाओ निजामगिरी दिखाओ आराम से। अंधेपन की दर को कम करने के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि अंधेपन की जो दर है वो कम हो पाए। राजस्थान सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू की है। कौन सी नीति? दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू की है। राइट टू साइट उद्देश्य के साथ इसको लागू किया गया है। राइट टू साइट यानी कि जो दृष्टिहीनता को कम कर सके। ध्यान रखिए, बार बार इसको याद कर लीजिए, है ना। और इसमें प्राथमिकता के आधार पर कॉर्निया उपलब्ध कराने की बात की गई है कि कॉर्निया उपलब्ध कराया जाएगा। और सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी, निजी संस्थानों को भी मिलेगी, एनजीओ भी इसमें काम करेंगे और दृष्टिहीनता को कंट्रोल करेंगे। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड ये विदेशी भाषा के लिए किस फिल्म ने जीता है? तो ये है RRR। किसकी फिल्म है? राजा मौली की। किसकी फिल्म है ये? निर्माता इसके कौन है? राजा मौली। तो नाटू नाटू गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार इसने जीता है। और बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था 15 जनवरी 2023 को लॉस एंजलिस के 28वें वार्षिक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का जब आयोजन वहां पर हुआ तो ये पुरस्कार इसने जीता है। ठीक है, तो RRR ये 3 R है इसमें, और ये चर्चा में तब से लगातार बनी हुई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं प्रवीण शर्मा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत 5 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्ति प्रदान की है। हाल ही में किसने विदेशी रूप से भार ओएस को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है? जैसे ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS किसका है? iOS जो आईफोन है, आईफोन में iOS यूज होता है, एप्पल का है। एंड्रॉयड जो है ये गूगल का है। ऐसे भारत ने एक भार ओएस बनाया है और ये बनाया है IIT मद्रास के छात्रों ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भार ओएस जो होगा ये स्वदेशी रूप से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार बनाया जा रहा है। व्यावसायिक रूप से अब तैयार हो चुका है, बिक्री के लिए ये उपलब्ध भी हो चुका है। अब भारत में क्योंकि बहुत बड़ा भारत एक मार्केट है, बहुत बड़ी संख्या है, 100 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की धरती है भारत। तो अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए तो हम उसका जो डेटा है 100 करोड़ लोगों का उसको सेफ रख सकते हैं, है ना। वैसे जो भारत में हो जाएगा तो कई बार ये भी डर रहता है कि बाहर वाले भले ना चोरी करें, यहाँ वाले विदेशों की हाथ में बेच देंगे, कोई उसी में से स्टाफ में से गड़बड़ कर देगा, ऐसा हो जाता है। किस राज्य के हवाई अड्डे ने नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार में विमानन स्थिरता और पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जो हवाई अड्डा है ये गोवा का है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2023 के लिए इसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार में विमानन स्थिरता और पर्यावरण के तहत पुरस्कार इसने जीता है। अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन देशों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है? साइक्लोन फर्स्ट 14 दिन तक ये अभ्यास चला, संयुक्त अभ्यास है, राजस्थान के जैसलमेर में चला।
है ना, जैसलमेर ये पड़ता है राजस्थान, वहां पर चला। और ये भारत और मिस्र के बीच में, साइक्लोन याद रखिएगा, भारत और मिस्र के बीच में ये अभ्यास है। 21 जनवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 की शुरुआत कहां पर हुई? 21 जनवरी 2023 को ये शुरुआत हुई, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का है। इसकी शुरुआत कहां पर हुई, यानी कि इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो वहाँ का MNIT है, वहीं भोपाल में है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। लगभग 8,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर बढ़ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर बढ़ना, मूविंग टुवर्ड्स अमृत काल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसकी थीम थी। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक सैन्य रणक्षेत्रम का पहला संस्करण आयोजित किया गया। दूसरा है सैन्य रणक्षेत्रम साइबर सुरक्षा चुनौतियों की पहचान और अभिनव समाधान विकसित करने के लिए एक हैकाथॉन है। तो ये जो है वास्तव में इसकी अगर हम बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एक पूरा सिस्टम इसमें लगाया गया है। और ये साइबर खतरे से, ये ये साइबर चुनौतियों से की पहचान करेगा और उसको पहचान करके उसमें निपटेगा। तो साइबर सुरक्षा चुनौतियों की पहचान करने और अभिनव समाधान विकसित करने के लिए एक हैकाथॉन ये है, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों यहाँ पर सही है। और इसका जो आयोजन है वो आयोजन कब किया गया है यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जनवरी 2023 तक, अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक। तो ये दोनों बातें सही हैं। और इसका एक चीज बस गड़बड़ दिया है कि इसका पहला संस्करण नहीं था, ये इसका सेकंड संस्करण था, तो पहला यहां पर हटा दीजिए। असत्य कथन पूछा जा रहा है तो केवल एक असत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा असत्य? केवल एक असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये पहला ही गलत दिया हुआ है। तो असत्य पूछा जा रहा है तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ व किसके मध्य एक समझौता हुआ है? 134 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली और समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा कौन है? भारतीय बंदरगाह संघ, जिसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि जो समुद्र है, जो हमारे यहाँ मैरीटाइम इकोनॉमी है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने वाला बनाया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, ये प्रयास इसके अंतर्गत होंगे। डेविड क्रॉसबी का 81 वर्ष की आयु में 81, इनकी एज क्या 81 साल की थी, तो इस आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? नाम था डेविड क्रॉसबी और ये थे एक रॉक गायक। ये क्या थे? रॉक सिंगर थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये अभी नहीं रहे, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रॉसबी के 2 रॉक बैंड थे जिसके ये संस्थापक सदस्य थे, द कंट्री एंड फॉक इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्स और एट माइल्स हाई, ये एक गीत भी इन्होंने लिखा था और इस बैंड का ये गीत बहुत फेमस हुआ था। और दूसरा बैंड था क्रॉसबी स्टिल्स नैश एंड यंग, जिसमें वुडस्टॉक पीढ़ी के संगीत के सहज पक्ष को एक रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया था, उसको एक डिफाइन करने का काम किया था। आपको बस याद रखना है इतना कि ये जो थे ये थे क्या। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, ये डेविड क्रॉसबी जो थे ये किस देश से संबंधित है? कंट्री आप बता दीजिएगा हमको खोज के, अगर आपको पता है तो ऐसे, नहीं तो आप खोज के बता दीजिएगा। बाकी ये रॉक सिंगर थे। अगला प्रश्न है, किस देश में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? कहां पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था? तो यह है वियतनाम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वियतनाम में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान वहां पे चल रहा था और 2021 में राष्ट्रपति का पद इन्होंने ग्रहण किया था, तो इन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। ये यूपीपीएससी है, ये पूछ लेता है कहाँ के राष्ट्रपति भाग के वहां पे चुप गए, ऐसे प्रश्न भी पूछता है। तो ये भी पूछ सकता है कि करप्शन के आरोप में राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक या किस देश के राष्ट्रपति हैं
ऐसा, या वियतनाम के राष्ट्रपति जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनका नाम क्या है, हर तरीके से पूछ सकता है। तो गुयेन जुआन फुक इनका नाम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ नारंगी चमगादड़ के संबंध में सत्य कथन छाटिए। इन्हें छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बागान में देखा गया। इतना बड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है वहां पर दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है और इसका वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस है। इसका वैज्ञानिक नाम ये कह रहे हैं कि पासर डोमेस्टिकस है। तो पासर डोमेस्टिकस जो नाम होता है ये गौरैया जो चिड़िया होती है ना उसका नाम होता है। तो दूसरा तो गलत हो गया, तो केवल एक यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या वैज्ञानिक नाम होता है? केरी वावला पिक्टा। इसका नाम क्या है? केरी वावला पिक्टा। इसका नाम है कैरी वावला पिक्टा। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इसका जो स्थान है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है ये भूमि, समुद्र और वायु में संभावित रक्षा क्षमता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है कि कितनी क्षमता है। तो भारत से जो आगे है वो शीर्ष पर है यूएसए। यूएसए के बाद में सेकंड पे है चाइना। चाइना के स्कोर के बाद में जो है वो आपका नहीं, चाइना तो तीसरे स्थान पर है, सॉरी, फर्स्ट पर यूएसए है, सेकंड पे आपका रसिया हो जाएगा ना, रसिया, थर्ड पे आपका चाइना है और फोर्थ पे आता है भारत यानी कि इंडिया। तो चौथा स्थान इसका है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। बांग्लादेश का अगर कभी पूछ ले तो 12वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। दृष्टि के देवता नेपाली नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदुक रुइत और आईएसए को सॉरी संदुक रुइत को आईएसए पुरस्कार दिया गया है। दृष्टि के देवता इनको माना जाता है। यह पुरस्कार किस देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है? दृष्टि के देवता आप समझ लीजिए, नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदुक रुइत। बहुत लोग यहां पर इलाज कराने जाते हैं। तो इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये पुरस्कार शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। तो किस देश का है? ये बहरीन का है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहरीन का है। लगभग 1,20,000 लोगों की दृष्टि इन्होंने बचाई है। इलाज न मिलने पर वो अंधे हो जाते, ऐसे लोग थे, इसीलिए इनको कहा जाता है दृष्टि के ये देवता है। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया है। भूटान ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है ना। किंगडम ऑफ बहरीन आपदा रोकथाम और राहत, शिक्षा और मानवीय सहिष्णुता सहित 11 श्रेणियों में हर 2 साल में प्रतिष्ठित आईएसए पुरस्कार प्रदान करता है और उसके लिए इन्होंने इनको चुना है। तो बहरीन का पुरस्कार भी ये प्राप्त कर पाए हैं। किन देशों का संयुक्त उद्यम कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया गया है? तो किन देशों का ये संयुक्त, जहां पे AK आ जाए ना, AK-47, AK-56 जैसे भी, AK-203 असॉल्ट राइफल, ये भारत रूस, याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है। अमेठी का जो कोरवा है ना, कोरवा एक स्थान पड़ता है और कोरवा कहां पड़ता है? अमेठी। अमेठी वही वाला राहुल भैया वाला, राहुल भैया। और दूसरा इस समय यहाँ के सांसद कौन है जरा बताइएगा कमेंट करके। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर इसकी फैक्ट्री लगाई गई है, वहीं पर ये मार्च 2023 में ये माना जा रहा है कि 5,000 राइफल्स का पहला बैच ये प्राप्त हो जाएगा। असमिया कवि नीलमणि फूकन का निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में ये गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ये एडमिट थे, नहीं रहे। वर्ष 2021 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फूकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पे बहुत डिटेल में नीलमणि फूकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2021 में। तो 2021 का जो ये पुरस्कार था ये किस क्रम का इनका पुरस्कार था? तो ये 56वां ज्ञानपीठ मिला था। 56वां ज्ञानपीठ किसको मिला था? फूकन को। कहाँ के थे? असम के, असमिया ये थे, असमिया रचनाकार थे, तो इनको मिला था। अगला जो प्रश्न है, इनको असम साहित्य सभा द्वारा साहित्याचार्य कवि सम्मान मिला हुआ है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किसे भारत में पहला और दुनिया में दूसरा स्थान मिला है? तो यह है मुकेश अंबानी। अब खैर इनको टक्कर देने वाले आ गए हैं अडानी, नहीं तो कुछ समय तक तो ये यही रहते थे,
हर जगह यही रहते थे, है ना। तो जो ये हैं मुकेश अंबानी, ये सबसे बड़का आदमी है भारत के। तो भारत में पहला और दुनिया में दूसरा स्थान इनको ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में मिला है ना। इसमें इक्विटी, प्रदर्शन, निवेश, इन सब चीजों को शामिल करके बनाया जाता है इसको। एडोब के जो एडोब रीडर आप यूज करते हैं, शांतनु नारायण चौथे स्थान पर हैं। गूगल के सुंदर पिचई 5वें स्थान पर हैं। और ये तो है ही है दूसरे स्थान पे। प्रथम स्थान अगर इसमें देखा जाए तो सत्या नडेला तो तीसरे स्थान पर है। हुआंग एक है, हुआंग, ये दुनिया में पहले स्थान पे है, जेनसेन हुआंग। और ये अमेरिकी तकनीकी दिग्गज कंपनी है एनवीडिया, इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। तो एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, एनवीडिया इसके हैं जेनसेन हुआंग। तो जेनसेन हुआंग इसमें प्रथम स्थान पर है, मैं इतना ध्यान रखना। पर्यटन मंत्रालय ने 18 से 22 जनवरी तक फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिस्मो में भाग लिया। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये मैड्रिड में किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। जरा बताइएगा ये मैड्रिड कहां पड़ता है? मैड्रिड कहां पे पड़ता है? कौन से देश में यह स्थान है? ठीक है, तो भारत के, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन भारत कर रहा है तो पार्टिसिपेशन करने के कारण ये इंपॉर्टेंट है। केरल का कौन सा जिला सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? सभी आदिवासी लोगों को जहां पर बुनियादी दस्तावेज दे दिया गया है, केरल ने यह कर दिखाया है। और ये जिला है वायनाड। वायनाड वैसे भी चर्चा में पहले भी रहा है। वायनाड से जो राहुल गांधी जी हैं भैया, तो वो वायनाड से सांसद हैं। एक जगह हारे थे, एक जगह जीते थे, है ना। तो यहाँ पे एसटी समुदाय के जो नागरिक हैं, सभी नागरिकों को जो बुनियादी दस्तावेज है तो वो प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया है जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनका। सी फॉर IR तेलंगाना विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला किस क्रम का केंद्र है? हैदराबाद में तेलंगाना चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में बनने की बात अभी चर्चा में आई थी। तो विश्व आर्थिक मंच ने जो हैदराबाद है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। किसने चुना है? विश्व आर्थिक मंच ने चुना है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चुना है। चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला किस क्रम का यह केंद्र है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह 18वां है। 17 और चुने जा चुके हैं, है ना। तो 17 और चुने जा चुके हैं। तेलंगाना जो है ये भारत में दवा जो उत्पादन है, तो ये ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन इसके लिए और मेजर लाइफ साइंस हॉटस्पॉट के लिए ये पूरे एशिया में स्थान रखता है। पूरे एशिया में यह स्थान रखता है। ये मान के चलिए कि भारत में लगभग 35% ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है इंडिया का, वो तेलंगाना में होता है। ये बहुत बड़ी बात है, 35%। ठीक है, और ये 18वां है इसका क्रम, ये ध्यान रखना है। एमफैक्स 23 का आयोजन 17 से 22 जनवरी 2021 के दौरान किस राज्य में किया गया? एमफैक्स, तो भारतीय नौसेना ने एमफैक्स का आयोजन किया है और भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास यह आयोजन किया है। एक सैन्य अभ्यास है। तो कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? क्रिस हिपकिंस। भाई इतना ध्यान रखिए कि ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, बाकी डिटेल जानने की जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, और यहां पे न्यूजीलैंड में जो प्रधानमंत्री है इनको गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति भी ये करते हैं, उनकी बर्खास्तगी पर भी सलाह देते हैं, लेकिन वहां के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड की जो सरकार है वो वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है।
संवैधानिक राजतंत्र, इसको आप समझ लीजिए। न्यूजीलैंड की जो सरकार है वो संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई। इसका विषय क्या था? प्रश्न एक बेसिकली यहां से बनेगा कि 2023 की जो बैठक है कहां पर हुई? तो दावोस में हुई। दावोस कहां है? स्विट्जरलैंड में। दावोस कहां है? स्विट्जरलैंड में। बैठक कौन सी हुई है? विश्व आर्थिक मंच की। और इसका जो विषय रहा है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसका विषय रहा है। बाकी इसमें और तो कुछ ध्यान देने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। जहां से प्रश्न बने 16 से 20 जनवरी के बीच में ये हुई है। हाल ही में कब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? यहां भी कब लिखा है, तो यहां भी कब है, तो एक कब तो हटा दीजिए इसमें से। कब ये मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इसका स्थापना दिवस मनाया गया। अभी ये 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और मेघालय असम के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य पहले हुआ करता था। 1972 में इसको एक उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा की जहां तक बात करें तो ये रियासतें हुआ करती थी। अक्टूबर 1949 में भारत में इनको शामिल किया गया था और तब इनको यूनियन टेरिटरी यूटी का दर्जा दिया गया था। 1971 में जब ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो 1971 का ये अधिनियम, तो 1971 के बाद आता है 1972। 21 जनवरी 1972 को इन सबको क्या कर दिया गया? एक राज्य के तौर पर स्थापित कर दिया गया। कुनलावुत वितिदसर्न ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है। कुनलावुत याद रखिए, ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध है थाईलैंड से, क्योंकि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष खिताब जीता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को इन्होंने हराया है। नहीं, सॉरी, इन्होंने नहीं, महिला एकल का खिताब कोरिया की ऑन सी यंग ने जीता है। ऑन सी यंग, इनका भी नाम याद रखिएगा, महिला वाला ऑन सी यंग, ये फीमेल। और इन्होंने हराया है किसको? अकाने यामागुची को। अकाने यामागुची को। और ये जो है कुनलावुत जो है ये पुरुष में ये जीते हैं, है ना। और इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराया है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराया है। तो यहां पर हारे हैं विक्टर, जीते हैं कुनलावुत। कुनलावुत कहां के? थाईलैंड के। और विक्टर है कहां के? डेनमार्क के। भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी 2023 को प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? बढ़िया प्रश्न है। और यह सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23 जनवरी को हुआ है। वैसे आप बताइए भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके हमको यहां पर बताइएगा। बड़ा सरल प्रश्न है और आप सबको पता होगा, ठीक है। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य। अभी हुआ क्या है, हरित हाइड्रोजन ईंधन विनिर्माताओं को निर्यात योजना का लाभ भारत सरकार देने जा रही है। और इसका उद्देश्य जो है, वैसे तो बड़ी बातें इसमें है, लेकिन इसका उद्देश्य है कि देश 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने वाला देश बन जाए। तो उसमें हेल्प मिलेगी किससे? जो अभी हाइड्रोजन ईंधन विनिर्माता जो है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको निर्यात योजना को जो लाभ दिया जाएगा उससे। तो उसी में यह प्रश्न बना है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2070 तक भारत ने रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह, तो उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए एक जांच कमेटी गठित की गई है। उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वैसे इसमें जो समिति है उसमें 7 लोग हैं और MC मैरीकॉम इनको अध्यक्ष बनाया गया है इसका। बाकी इसमें आर्थिक दुरुपयोग की बात भी की गई है कि धन का दुरुपयोग भी इन्होंने किया है,
देखिए जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप वैसे कुछ नहीं कह सकते। अब समिति बनी है तो आगे जो होगा वो माना जाएगा। सरकार ने अब अभी ये हुआ क्या था, जो विनेश फोगाट है उन्होंने उनके प्रतिनिधित्व में बहुत सारे खिलाड़ी लगभग 90 के करीब बैठ गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार ने जब समिति वगैरह गठित कर दी है और आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो ये समिति जो बनाएगी इसमें डोला बनर्जी भी हैं और सहदेव यादव, ये भारोत्तोलन महासंघ जो है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, उसके अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। और मैरीकॉम तो 6 बार की विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली महिला, ये इसकी अध्यक्ष है। तो ये लोग इसमें जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है। वास्तव में जो कुश्ती संघ है ये एक शासी निकाय होता है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ओलंपिक संघ, एशियाई खेल, है ना, और जितने भी आयोजन होते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का जो चयन होता है वो इसी के जरिए होता है। ब्रिजभूषण सिंह उसके अध्यक्ष थे। सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की? 23 जनवरी जो होता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, 23 जनवरी। और इसको 2021 में सरकार ने कहा कि अब इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप कितना कुछ जानते हैं इनके बारे में। ठीक है। तो साहस दिवस भी अगर कह दिया जाए, पराक्रम दिवस या साहस दिवस, तभी भी ये 23 जनवरी ध्यान रखिएगा। और 2021 से इसको मनाया जा रहा है। जनवरी 2023 में 5वीं कलवारी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई। उसका नाम है, मतलब इस सीरीज की ये 5वीं है। तो वागीर, खंडेरी, करंज, वेला दिया हुआ है। तो वेला, करंज, खंडेरी ये पहले की है। 5th जो है ये क्या है, ये INS वागीर है। और 23 जनवरी को ये इसमें शामिल की गई है। ठीक है। और भारत में फ्रांस स्थित मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से इसको मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जो मुंबई में है, मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। और इसमें INS कलवरी है, खंडेरी है, करंज है और वेला है। ये 4 हैं। एक इसमें वेला है, करंज है और एक कलवरी, इसमें नोट कर लीजिए, कलवरी, और बाकी वागीर और खंडेरी दी है। 5वीं अभी सबसे लेटेस्ट यही वागीर है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनने जा रहा है? मेट्रो स्टेशन जब बनाए जाते हैं तो कुछ स्टेशन नीचे गहराई में, कुछ ऊंचाई पे ऐसे बनाए जाते हैं। जहां जहां भी ये डेवलप है आप देख सकते हैं। तो लगभग 33.3 मीटर गहराई में इसको बनाया जाएगा। सिविल कोर्ट परिसर है, तो वहीं पर एक स्टेशन बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि, दिल्ली, लखनऊ नहीं, पुणे में इसको बनाया जा रहा है। सरकार ने चराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। यह किस राज्य में स्थित है? चराई देव मैदान, इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल करने का निर्णय लिया है सरकार ने कि हम इसकी पैरवी करेंगे कि ये शामिल हो जाए। तो इसको किस राज्य में स्थित है ये आपको जानना है। राज्य से सुमेलित करने में भी पूछा जा सकता है। तो ये असम का है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत का जो नामांकन है वो यही होगा। सरकार ने मन बनाया तो नामांकन करेगी, फिर चुना जाएगा। भारत में अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो 40 है। ठीक है। और 40वां कौन सा था? 40वां स्थल याद करिए, धोलावीरा, हड़प्पा जो शहर धोलावीरा है, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो जो 40वां था ये धौलावीरा था। धौलावीरा एक हड़प्पन स्थल, इसको शामिल किया गया था। और जहाँ तक बात है इसकी, जो इसमें बात की जा रही है चराई देव मैदान, तो चराई देव मैदान क्या है? एक पिरामिड है। ये चराई देव मैदान जो है ये पिरामिड है। इसको शामिल करने की अभी वकालत चल रही है। तो इस तरीके से हमने ये तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर को देख लिया, कंप्लीट कर लिया। ये आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसको आप जरूर पोस्ट करें। लगभग 49 प्रश्न हमने देखे हैं और अब एक हफ्ते का हमारा बचा है, उसमें भी 50-60 प्रश्न जो भी बनेंगे उसको हम देख लेंगे। तो 200 सवा 200 के करीब, 210-15 प्रश्न जो हमारे रहेंगे, 20 के आसपास, सवा 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। पूरे महीने का जनवरी का करंट अफेयर आपको
सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयार मिल जाएगा इसमें। और आप लोग करंट अफेयर जो हमारा 2022 का पूरा रिवाइज हमने कराया है उत्तर प्रदेश का, उसको भी देखिए। 4 पार्ट में वो है, 240 क्वेश्चन 60-60 पार्ट करके उसको पूरा रिवाइज कराया गया है, तो उसको भी आप देखिए, अच्छे से तैयार करिए। और बाकी जो हमारा सेशन है 12 बजे लाइव हम प्रैक्टिस सेशन लेके चल रहे हैं, जो यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो सेशन होता है, उसमें मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप जरूर आइए। आरओ, पीसीएस या बीओ की तैयारी करने के लिए हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, उसमें जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उसको उस नंबर पे आप मैसेज कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एक जुनून बैच चल रहा है। जुनून बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बीओ बैच ज्वाइन करके आप बीओ की तैयारी कर सकते हैं। और आरओ एआरओ में बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 8 सिलेक्शन हमारे हुए हैं आरओ एआरओ की परीक्षा में, जो हमसे जुड़े रहे हैं। देखिए, मेहनत तो कैंडिडेट की होती है, जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि आप हमसे जुड़ के तैयारी कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो वहां भी इंटरव्यू दिए, वहां भी अरे क्या दिक्कत है, वो कई जगह जुड़े थे, कई जगह से पढ़े, पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो और किसी के ऊपर हमारा वो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने पट्टा करा लिया है कि बस वो यहीं पे रहेंगे। हो सकता है वो उनके दोस्त रहे हो सकता है कुछ रहे, लेकिन मैं जिनकी बात करता हूं उनको सप्रमाण कभी भी मैं दिखा सकता हूं। तो आप जब मुझे चैलेंज करें या कोई भी मुझे चैलेंज करे, हमारी टीम को चैलेंज करे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसको हमेशा दिखाने को तैयार हूं कि हमारे यहाँ एनरोल्ड थे। उनकी कॉपीज मैं आपको दिखा दूंगा मौका पड़ने पे। ये सब बातें वैसे में नहीं, लेकिन बीच में मुद्दा उठा, हमारे कई खास लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा, कमेंट भी करते हैं लोग, मतलब फालतू की बातें हैं। खैर, इन चीज़ों में मुझे कोई दिलचस्पी वैसे भी नहीं रहती है। आप यूपीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस में प्रतिभाग करना चाहते हैं, कोई भी मेंस दे रहे हैं, तो आप हमारे आंसर राइटिंग जो हमारा ग्रुप है उसमें ज्वाइन करके उसको आप रेगुलर करिए, उसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।